चलिए सेकंड सेमेस्टर 4 के लिए एक न्यू टॉपिक आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है टैक्स का एक टॉपिक हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। क्लास का नाम तो आप लोगों को पता चल ही चुका है। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब हम 5 हेड के बारे में बात ऑलरेडी कर चुके हैं। एक हेड का नाम था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो मैंने ऑलरेडी करा के रखा था लाइव क्लास में। उसके बाद हम लोगों ने पीएम सर ने शुरू किया था सैलरी। उसके बाद ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में मैंने करा था 2 हेड, कैपिटल गेन एंड दूसरा हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। दोनों हेड के लिए मैंने आप लोगों को क्या दिया था, पीडीएफ दे दिया था। दोनों हेड के लिए मैंने वीडियो क्लास अपलोड कर दिया था। जितना तक मेरा मेमोरी सपोर्ट कर रहा है, कैपिटल गेन के लिए मैंने 3 वीडियो अपलोड किया था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लिए 1 वीडियो अपलोड किया था। एक मिसलेनियस टॉपिक भी कर रहा था जिसका नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम, जिसके लिए भी पीडीएफ दिया था अलॉन्ग विद द वीडियो। आप लोग आराम से ये चीज दोबारा कर सकते हैं, वीडियो में ऑलरेडी मौजूद है। केसी ऑनलाइन क्लासेस बोल के जो हम लोगों का एक चैनल है, वहां पर सब वीडियो आप लोगों को अवेलेबल मिलेगा। नो इश्यू, आप लोगों के पास है नहीं, बार बार आप वहां से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं डायरेक्टली जा रहा हूं नेक्स्ट क्लास, दैट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यहां पर मैं छोटा छोटा वीडियो करके आप लोगों को दूंगा ऐसी क्लास की तरह। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट्स एंड बिजनेस में हेड में कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा। एकदम आसानी से समझते हैं, सिंपली सर जो मेरा बिजनेस इनकम है, जो मेरा प्रोफेशनल इनकम है, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में भी नहीं जाएगा, कैपिटल गेन हेड में भी नहीं जाएगा, सैलरी हेड में भी नहीं जाएगा, अदर सोर्स हेड में भी नहीं जाएगा। तो बचा क्या रहता है सर? बचा तो एक ही रहता है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब ये पार्ट को ये कवर करेगा। तो पहले जान लेते हैं कौन सा बिजनेस, कौन सा इनकम ये बात करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस मतलब यहां पर हम लोग जानेंगे ट्रेडिंग बिजनेस हो सकता है। ट्रेडिंग बिजनेस मतलब आप माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं। बाबू भाई लोग करते हैं ना, क्या करते हैं, बड़े बाजार से माल खरीदते हैं आप लोग और वही कपड़ा दूसरे को बेचते हैं, दैट इज ट्रेडिंग बिजनेस। अच्छा, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मतलब आप किसी से माल खरीदे हैं, उसी माल को माल आप बनाए हैं, मैन्युफैक्चर किए हैं, प्रोड्यूस किया है, वही माल आप दूसरे को बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। थर्ड, सर्विस सेक्टर। आपका बिजनेस क्या है? ना ट्रेडिंग ना मैन्युफैक्चरिंग, आपका बिजनेस है सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, बस चलाते हैं, बस सर्विस देते हैं, रेस्टोरेंट सर्विस देते हैं, मतलब ऑल द सर्विस सेक्टर। ब्यूटी पार्लर खोल के रखे हैं, ये सभी उसका माना जाएगा बिजनेस का अंतर्गत है। तो इसी से जो इनकम आएगा वो भी बिजनेस सेट में टैक्सेबल होगा। और सर्विस सेक्टर के साथ और एक आइटम आता है प्रोफेशनल इनकम। प्रोफेशन मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, ये सब तो प्रोफेशनल लोग हैं। तो ये लोग जब इनकम कंप्यूट करेंगे, उसका प्रोफेशनल सर्विस जो वो लोग देते हैं, तो वो लोग जो प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, उससे जो उसका इनकम कंप्यूटेशन होगा, कहां पर टैक्सेबल होगा? वो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी हेड में। मतलब मैंने क्या बोला था, प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम बिजनेस भी हो सकता है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स सर्विस सेक्टर हो सकता है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ट्रेडिंग हो सकता है, और प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम प्रोफेशन हो सकता है। प्रोफेशन मतलब डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, इंजीनियर। So they are given the professional services. Engineer, architect, they are given professional services. तो ये लोगों का जैसे मतलब ये पर्सन स्पेसिफिक है, ये जो सर्विस देते हैं, ये सर्विस वो लोगों का पर्सनली कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी। तो बेसिस ऑफ चार्ज में एक थिंग क्लियर है, कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा। आप लोग चिल्ला के वहां उस साइड से बोलेंगे सर ये क्या आप स्पेशल पर आ रहे हैं, ये तो हम लोग जानते ही है। मतलब बचपन से ट्रेडिंग करते आए हैं सर, पीएल करते आए हैं, आपने ही करा था इनकम एक्सपेंडिचर सेमेस्टर 1 में, वो भी याद है सर। तो ये सब तो करते ही है, वहां पर तो प्रॉफिट आ ही जाता है, वही प्रॉफिट को बैठा देंगे सर
का प्रॉब्लम है उसमें? प्रॉफिट हुआ भी है, हम लोग कंप्यूट हुआ करके रखे हैं, बस लगा दीजिए। सॉरी दोस्त, वहां पर मैंने जो कराया था वो अकाउंटिंग प्रॉफिट था, अकाउंटिंग बिजनेस था। लेकिन आज जो मैं आज जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो अकाउंटिंग प्रॉफिट के बारे में नहीं, वो टैक्स कंप्यूटेड टैक्स पर्पस प्रॉफिट है। मतलब वो जो प्रॉफिट है वो भी तो बिजनेस से आता है, और तो बोल रहे हैं बिजनेस का इनकम के ऊपर टैक्स। एग्जैक्टली सही। वहां पर हम लोग जो प्रॉफिट निकालते हैं आफ्टर मेनी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स, बहुत सारा अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोग वो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। वहां पर मोर और लेस अकाउंटिंग एडजस्टमेंट था। एग्जांपल, आप लोग प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं, आप लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट करते हैं, तो ये सब क्या है सर? ये सब अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। तो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट एक्रूअल कॉन्सेप्ट में भी आप लोग एक्रूअल बेसिस में भी अकाउंटिंग करते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट हो ना हो, अगर आउटस्टैंडिंग भी है तो उसको आप बिजनेस एक्सपेंसेस ही मानेंगे। एग्री? ऐसा सिचुएशन में सर अकाउंटिंग का प्रॉफिट जो आता है वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाता है। क्यों? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है मैं इसको नहीं मानूंगा। ऐसे लोग बहुत होशियार है, वो क्या करेगा? प्रोविजन दिखा के, आउटस्टैंडिंग दिखा के बहुत खर्चा दिखाएगा, टैक्सेबल इनकम कम कर देगा और मेरा टैक्स पर्पस के लिए टैक्स का कलेक्शन भी कम हो जाएगा। वो लोग बोल रहे हैं नहीं बाबा, आप लोगों को टैक्सेबल बिजनेस इनकम कंप्यूट करना है इनकम टैक्स प्रोविजन अनुसार। आप क्या अकाउंटिंग में करते हैं मैं नहीं देखूंगा, हाँ सिमिलर हो जाता है तो नो इशू, लेकिन मेरे लिए मेरा सेपरेट कंप्यूटेशन होगा। क्या सर फिर से कंप्यूट करना पड़ेगा? यस, प्रॉफिट को फिर से कंप्यूट करना पड़ेगा। मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट को कन्वर्ट करके आपको इनकम टैक्स पर्पस प्रॉफिट कंप्यूट करके आपको देना पड़ेगा। कैसे? वही इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। 10-12 क्लास जो हम लोगों को लगेगा इस चैप्टर में, बेसिकली हम लोग वही तो करेंगे। अकाउंट्स का प्रॉफिट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे आइदर इनकम टैक्स प्रॉफिट में, और डायरेक्टली प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे फॉर इनकम टैक्स पर्पस के लिए। ये क्या अल्टरनेटिव है, सब्स्टिट्यूट है? नो, ये कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है, अल्टरनेटिव भी नहीं है, ये एडिशनल वर्क है जो आपको करना पड़ेगा। बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट को नहीं मानता है, बोलता है भाई ये मेरा इंपॉर्टेंट है ही नहीं है, वो आपका पर्सनल इशू है, आप क्यों चिल्ला रहे हैं खामखा? मुझे भाई इनकम टैक्स देना है। इनकम टैक्स में अगर आप 5 हेड में, पीजीबीपी हेड में इनकम 2 रुपया भी कंप्यूट दिखाना चाहते हैं, 2 रुपया, तब भी आप इनकम टैक्स प्रोविजन अनुसार कंप्यूट करके दिखाइए, नहीं तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ओके, तो यही टेक्निक फॉलो करते हैं। यस, हम लोग यही टेक्निक फॉलो करेंगे। मतलब ये टेक्निक में हम लोग सीखेंगे कैसे इनकम टैक्स पर्पस के लिए प्रॉफिट करना पड़ता है। मतलब ये जिंदगी में हम लोग कितना कुछ सीखे। अकाउंट्स का हेड में अकाउंटिंग बेसिस में कैसे प्रॉफिट करना हो सेमेस्टर 1, 2, 3 में सीखे। अब क्या सीखेंगे? मतलब कॉस्टिंग में भी कितना प्रॉफिट करना, कैसे प्रॉफिट कंप्यूट होता है वो भी हम लोगों ने सीखा है। 4th सेमेस्टर में हम लोग सीखेंगे कैसे टैक्स पर्पस के लिए प्रॉफिट करना हो, कैसे प्रॉफिट कंप्यूट होगा। मतलब 3 प्रॉफिट आज तक सीखे हैं, 2 सीख चुके हैं, ये 3rd चल रहा है। 2 क्या सर? एक अकाउंटिंग प्रॉफिट, दूसरा कॉस्टिंग प्रॉफिट, सेमेस्टर 2 याद आ रहा है, एंड 3 सेमेस्टर 2 में और एक प्रॉफिट का पार्ट है जो संवाद सर कराएंगे आप लोगों को, और 3 टैक्स प्रॉफिट जो मैं कराऊंगा आप लोगों को। तो टैक्स प्रॉफिट हम लोग देखेंगे कैसे ये टैक्स प्रॉफिट कंप्यूट होता है, कैसे करेंगे ये सब दिखाएंगे। हर पीडीएफ में एक चैप्टर शुरू होने के बाद एक स्टोरी रहता है, मैं बोलूंगा उस स्टोरी को अच्छी तरह से पढ़िएगा, मजा आता है। तो स्टोरी से ही आपको पता चल जाता है क्या हम लोग सीखेंगे, क्या करना पड़ेगा, अभिजीत सर क्या सिखाएंगे यहाँ पर। चलिए लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बेसिक चैप्टर का नाम है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ
बिजनेस एंड प्रॉफिट्स एंड गेन्स किसका? प्रोफेशन का। शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे पीजी, शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे पीजीबीपी। देखने में असुविधा हो रहा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। वेरी गुड। चलिए क्या क्या कराएंगे हमसे। तो पहले आप लोग सभी जानते हैं मैं कैसे फर्स्ट पॉइंट कराता हूं, बेसिस ऑफ चार्ज। बोल रहा है द फॉलोइंग इनकम इज चार्जेबल अंडर पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कौन सा सेक्शन ये डील करेगा? बेसिस ऑफ चार्ज, चार्जेबिलिटी सेक्शन 28। मतलब हर इनकम कोई पर्टिकुलर हेड में जाएगा और नहीं जाएगा वो डिटरमिन करता है उसका बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 28 यहां पर है। क्या है? ए, प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस। तीन तरीके का हो सकता है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, ब्यूटी पार्लर, सिनेमाटोग्राफी एक्सेट्रा, रेस्टोरेंट, मतलब जितना सर्विस सेक्टर है वो सबका बिजनेस इस हेड में जाएगा। यस, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। प्रॉफिट तो नहीं बोलते हैं, गेन भी बोल सकते हैं, फ्रॉम प्रोफेशन। क्या हो सकता है? सीए प्रोफेशन, डॉक्टर प्रोफेशन, सीए, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर। सी, कभी कभी मेरा बहुत बड़ा बीमारी हो गया, मेरा जो डॉक्टर कोई मुझे ठीक नहीं कर सकता, लेकिन एक इंसान आया जिसका नाम जो डॉक्टर साहब है जिसका नाम है चुलबुल डॉक्टर। तो ये चुलबुल डॉक्टर आके मुझको क्या किया, जल्दी से ठीक कर दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आया। मैंने बोला डॉक्टर जी आपने मुझको तो सेव कर दिया, मैं आपको कुछ देने वाला हूँ। बोल रहा क्या देने वाले हैं आप? मैं आपको एलईडी एक गिफ्ट करूंगा। कितना प्राइस है एलईडी का? 40,000 सर, प्लीज आप प्लीज ले लीजिए। आपका मेरे ऊपर बहुत आपने एहसान किया। हाँ, फीस नहीं देते थे, फीस देते थे, दैट इज सेटिस्फेक्शन ऑफ वर्क से होता है ना। आप लोग टीचर्स डे में गिफ्ट हुआ देते हैं ना मुझको, तो गिफ्ट हुआ क्या होता है? दैट इज एडिशनल। तो ये गिफ्ट हुआ चीज भी यहां पर आएगा, मतलब गिफ्ट परक्यूजिट्स मतलब एडिशनल बेनिफिट ड्यूरिंग द arising from business profession। मतलब बिजनेस कर रहे हो, कोई क्लाइंट आपको एक क्या दिया, हो ही सकता है क्लाइंट आपको एक घड़ी गिफ्ट किया, तो वो क्या बिजनेस इनकम में होगा? ये सर थोड़ी दिखाऊंगा, मेरा इशू नहीं है, लेकिन दिखाएंगे तो कौन सा हेड में दिखाएंगे? सर दिखाएंगे तो उसको मेरा पीजीबीपी हेड में ही दिखाना पड़ेगा, बिकॉज कौन दे रहा है? क्लाइंट। क्लाइंट कौन, कहां से अराइज हुआ? बिजनेस एंड प्रोफेशन से। तो अगर कनेक्शन जो बेनिफिट परक्यूजिट्स गिफ्ट मिल रहा है वो अगर मेरा बिजनेस और प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड है, संबंधित है, तो 100% याद रखिएगा उसका एक ही हेड बचता है, पीजीबीपी। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव है इनकम के साथ बिजनेस प्रोफेशन का साथ लिंक कर देना। अगर ये लिंक कर सकते हो तो याद रखेगा इसके लिए एक ही हेड एप्लीकेबल है, पीजीबीपी, और कोई हेड उसके सामने एप्लीकेबल नहीं है। इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन,
फ्रॉम पार्टनरशिप बिजनेस। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में अगर कोई लोन देता है तो उससे अगर इंटरेस्ट आता है तो इंटरेस्ट पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है। सर मैं जिस कंपनी जहां पर काम करता हूं पार्टनरशिप बिजनेस है, तो मुझे जो सैलरी देता है सर वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। इतना सवाल क्यों करते हो, पूरा कंप्लीट करने दो ना। इतना सवाल मैंने में, बाप रे बाप। इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन कहां से मिल रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस। कौन सा कारण पोजीशन के लिए, एज पार्टनर। मतलब जो लोन देता है वो क्या पार्टनर है, तो बैंक है। सर पार्टनर भी तो लोन देता है, एग्जैक्टली पार्टनर जब लोन देता है वो लोन का इंटरेस्ट पीजीबीपी में जाएगा। क्लियर। पार्टनरशिप फॉर्म में एम्प्लॉय भी काम करता है, उसको जो सैलरी मिल रहा है वो कहां पर जाएगा, सैलरी हेड में। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर भी तो काम करते हैं, उसको पार्टनर सैलरी बोलते हो, कमीशन बोलते हो, ये सब वर्ड यूज करते हो ना। मतलब पार्टनर को जब पार्टनरशिप से सैलरी मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है, एक्चुअली सैलरी वर्ड ठीक नहीं है, रेम्यूनरेशन मिलता है, वो अगर लोन देता है उससे अगर इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी में। पार्टनरशिप से सुन लो और नहीं बताऊंगा, 3 चीज मिलता है पार्टनर को, एक रेम्यूनरेशन, एक इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 3 नंबर है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। याद रखना, फिर से दोहरा रहा हूं, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(2). याद करो, एग्जेम्प्टेड इनकम में कराया था। चैप्टर खोलो, खाता खोलो, खाता नहीं खोलने से नहीं होगा, खोल के देखो, वीडियो को पॉज करो और करके देखो। आई थिंक 2-3 नंबर आइटम में ही वही था, एग्जेम्प्टेड इनकम क्लास में कराया था, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन क्लास। एग्जेम्प्टेड इनकम वो एग्जेम्प्टेड है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन रेम्यूनरेशन, ये एग्जेम्प्टेड नहीं है, टैक्सेबल है। अगर टैक्सेबल है तो कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा, ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। मतलब ये बोल नहीं सकते इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब सर आईएफओएस में जाएगा, नहीं। रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो सर सैलरी हेड में जाएगा, नो। क्लियर। तो ये तक था कौन सा हेड में ये टैक्सेबल होगा। तो ये बात तो कंफर्म हो गया सर। एक दो चीज, एक सर ये आपका एक बिजनेस से जो इनकम होता है वो इस हेड में टैक्सेबल होगा। दूसरा सर बिजनेस कंप्यूट करने के लिए जो अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो बेसिस नहीं हो सकता है, मतलब उसको प्रॉफिट बोल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानता है। फिर से इनकम टैक्स पर्पस के लिए आपको प्रॉफिट कंप्यूट करना पड़ता है, आइदर रिकॉन्सिलिएशन से प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे और फिर से इनकम को कंप्यूट करेंगे, व्हाटएवर में। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर, अकाउंटिंग प्रॉफिट मेरा कोई काम का नहीं है, मुझे इनकम टैक्स प्रॉफिट में काम करना पड़ेगा, तो इसके लिए इनकम टैक्स प्रॉफिट कैसे कंप्यूट होता है वो जानना पड़ेगा। दूसरा, कौन सा इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा? सर ये 4, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस, क्या क्या बिजनेस हो सकता है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रॉफिट फ्रॉम अ प्रोफेशन, सीए, डॉक्टर, लॉयर। गिफ्ट और परक्यूजिट अराइजिंग कनेक्टिंग फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन, अगर क्लाइंट से मिलता है, सर्विस रिसीवर से आपको कुछ मिलता है। बेनिफिट मतलब आप सर्विस दे रहे हैं, माल बेच रहे हैं, माल से पैसा मिल रहा है, वो तो होगा ही, उससे ज्यादा भी प्यार मोहब्बत से अगर कुछ देता है, आप लोग देते हैं ना गिफ्ट टीचर्स डे में, तो गिफ्ट वो अगर मिलता है, क्यों देते हैं, अटेंडेंस का झमेला नहीं रहा इसलिए, तो मैं भी जानता हूं। तो अच्छा गिफ्ट जो देते हैं अटेंडेंस के कारण के लिए, वो तो मैं मान के चलता हूं, मैं पढ़ाता हूं अच्छा, प्रोबेबली इसलिए देता है, असल बात तो नहीं है। हटाइए मान, जस्ट किडिंग अपार्ट। वो जो बेनिफिट मिलता है कौन सा हेड में होगा, पीजीबीपी हेड में होगा। लास्ट, इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन अगर पार्टनरशिप बिजनेस से किसको मिल रहा है, पार्टनर को मिल रहा है, वो भी टैक्सेबल होगा कहां पर, अंडर द हेड पीजीबीपी। नाउ बी,
ये तो बात कंफर्म हो गया सर कौन कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा, ये पूरा ही अंडर सेक्शन 28 काम कराएगा। उसके बाद ये भी कंफर्म हो गया सर हम लोगों को कंप्यूट करना पड़ेगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट वो लोग नहीं मानेगा, यस कंप्यूटेशन होगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर पीजीबीपी दो है टेक्निक में आपको बताऊंगा, एक डायरेक्ट अप्रोच और एक इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में मैं क्या करूंगा, मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट को हाथ ही नहीं लगाऊंगा, मैं खुद मेरा प्रॉफिट कंप्यूट करूंगा। आई रिपीट, डायरेक्ट अप्रोच में मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट को हाथ ही नहीं लगाऊंगा, मेरा प्रॉफिट मैं कंप्यूट करूंगा। कैसे? मैं लूंगा कौन कौन सा इनकम पीजीबीपी हेड में जाएगा, इनकम आइदर बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम, बिजनेस और प्रोफेशन, टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी, मतलब कौन कौन सा इनकम बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा द पीजीबीपी। लेस अकाउंट्स नहीं ठीक करेगा इनकम करने के लिए क्या क्या एक्सपेंसेस लगेगा। इनकम टैक्स बोलता है कौन कौन एक्सपेंसेस को मैं अलाउ करूंगा, मैं कौन हूं, मेरा नाम है इनकम टैक्स। तो मैं बोलूंगा कौन कौन सा एक्सपेंस, आपका एक्सपेंसेस तो बहुत सारे, ट्रायल बैलेंस में तो बहुत सारे एक्सपेंसेस है, एडजस्टमेंट में प्रोविजन है, डिप्रिसिएशन है, बहुत कुछ है। मैं मतलब इनकम टैक्स एक्ट, मैं खुद बोलूंगा कौन कौन सा एक्सपेंसेस अलाउबल है, तो वही एक्सपेंसेस को आप डिडक्शन बोल के मानेंगे, लेस अलाउबल एक्सपेंसेस। मतलब यहां पर डायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है, मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट को, सब एक साथ बोलो, अकाउंटिंग प्रॉफिट को सर हाथ ही नहीं लगाएंगे। एग्जैक्टली मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट को हाथ ही नहीं लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं प्रॉफिट फॉर इनकम टैक्स पर्पस को रिकम्प्यूट करूंगा। रिकम्प्यूट वर्ड गलत हुआ, मैं कंप्यूट करूंगा, फ्रेश कंप्यूट करूंगा, रिकम्प्यूट वर्ड नहीं बोला। रिकम्प्यूट मतलब अगर मैं किसी अकाउंटिंग प्रॉफिट को लेके फिर से कंप्यूट करता हूं तो रिकम्प्यूट। यहां पर मैंने क्या बोला है, मैं फ्रेश कंप्यूट करूंगा, इनकम लूंगा, उससे इनकम टैक्स जो जो एक्सपेंसेस बोलता है उसको लेस करूंगा, करने के बाद जो इनकम आएगा दैट इज पीजीबीपी। ओके, अच्छा अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। सर एक इलस्ट्रेशन देते हैं तो अच्छा लगता है, इलस्ट्रेशन दूंगा, नोट्स में है, आप नोट्स देख सकते हैं। मैं इनडायरेक्ट अप्रोच कर लेता हूं, अच्छा ठीक है, इलस्ट्रेशन थोड़ा दे देते हैं, बच्चे लोगों को खींच भी देते हैं ना। चलिए जी, एग्जाम्पल जो वहां पर दिया है उसी को ही पकड़ लेता हूं। वहां पर एक एग्जाम्पल है जहां पर हम लोग देखेंगे, मान लीजिए राहुल बिजनेस से इनकम करता है, मतलब सेल से इनकम करता है, जो बिजनेस नहीं, चलिए प्रोफेशनल रिसीट कलेक्शन 8-6 लाख है, मान के चलते हैं। लेस ये प्रोफेशन राहुल कौन सा है, सीए राहुल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, होगा आप लोगों भी हो, आप लोगों से भी होगा, कोई इशू नहीं है। लेस अलाउबल एक्सपेंसेस
कितना अलाउबल एक्सपेंसेस मान के चलते हैं 4 लाख। सर ये आपको कैसे पता चला? मेरा नॉलेज ज्यादा है तो मैं निकाल लिया, मैंने एक चैप्टर में जानता हूँ, उस चैप्टर कैलकुलेट करके मैंने निकाल लिया। हम लोग वही एक्चुअली सीखेंगे कितना एक्सपेंसेस अलाउड है कितना डिसअलाउड है। 4 लाख तो 2 लाख क्या हुआ? एकदम इजी, पीजीबीपी। अच्छा, मतलब एकदम झमेला नहीं है। राहुल का टोटल इनकम आपके पास है, लेस अलाउबल एक्सपेंसेस करके आपके पास पीजीबीपी का इनकम आ चुका है। फाइन। अब आ जाता है इनडायरेक्ट अप्रोच। तो डायरेक्ट अप्रोच क्लियर, कुछ नहीं, हम फ्रेश कंप्यूट करते हैं, रिकंप्यूट नहीं होता है, फ्रेश कंप्यूटेशन, फ्रेश कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऊपर में एन है। इनडायरेक्ट अप्रोच मतलब हम लोग रिकंप्यूट करेंगे, दैट इज मतलब यहां पर हम लोग बेस में किसको लेंगे जानते हैं? यहां पर हम बेस में लेंगे दैट इज सिंपली जो अकाउंटिंग प्रॉफिट आप लोगों के पास है वही अकाउंटिंग प्रॉफिट को हम लोग लेंगे। उसी अकाउंटिंग प्रॉफिट को हम लोग बेस बना के फिर से टैक्स पर्पस के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आई रिपीट, यहां पर मैंने अकाउंटिंग प्रॉफिट को हाथ भी नहीं लगाया था। इनडायरेक्ट अप्रोच में मैंने अकाउंटिंग प्रॉफिट कहां से आता है बोलिए? 2 सोर्स, ट्रेडिंग पीएल से आता है और इनकम एक्सपेंडिचर से आता है। एग्जैक्टली राइट। तो ट्रेडिंग पीएल इनकम एक्सपेंडिचर से मेरे पास प्रॉफिट है और गेन्स है। वही प्रॉफिट और गेन्स को मैं प्रॉफिट ही मान के चलूंगा, वही प्रॉफिट को मैं एडजस्ट करूंगा, जैसे रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है तो वही एडजस्ट करके मैं देखूंगा। मान लीजिए इनकम में वो इनकम कैसे आया है? अकाउंटिंग जितना एक्सपेंसेस था उसने डेबिट किया है। मान लीजिए एक्सपेंसेस डेबिट किया है 1 लाख रुपया। आउट ऑफ 1 लाख रुपया इनकम टैक्स बोल रहा है भाई 40,000 तो मैं अलाउ ही नहीं करूंगा। मतलब 40,000 का जो एक्सपेंसेस आपने डिडक्शन ले लिया था जिसके कारण के लिए आपका इनकम कम हुआ था, इनकम टैक्स बोल रहा है ये माइनस को मैं मानूंगा ही नहीं। अच्छा, नहीं मानेंगे तो मैं क्या करूंगा इनडायरेक्ट अप्रोच में? जब नहीं मानेंगे इनडायरेक्ट अप्रोच में मैं उसको क्या करूंगा जानते हो? मैं उसको ऐड बैक कर दूंगा। मतलब वो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जब निकाले थे वो माइनस करने के बाद, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है ये माइनस में नहीं मानता हूं। अगर ये माइनस आप नहीं मानते तो मैं क्या करूंगा? उसको ऐड कर दूंगा। बिकॉज माइनस करके वो फिगर आया था, जो फिगर आया था वो फिगर के साथ मैं ऐड कर दूंगा जितना माइनस आपका डिसअलाउड है। मतलब उतना ही इनकम मैं आपके लिए अलाउ नहीं करूंगा, तो मैं उस फिगर के साथ उसको ऐड कर दूंगा। दैट इज इनडायरेक्ट अप्रोच। कैसे होगा? स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, समझ में आ जाएगा। नेट प्रॉफिट एज पर पीएल और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेट प्रॉफिट एज पर पीएल और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऐड। प्रोबेबली हो सकता है आपने ज्यादा माइनस कर चुके हैं, तो ज्यादा माइनस करने के मतलब क्या है? प्रॉफिट कम हो चुका है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है मैं वो माइनस को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। माइनस क्यों? एक्सपेंसेस तो इनकम से माइनस ही होता है। मतलब इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपने एक प्रॉफिट का फिगर लिखा है। अब आप बोल रहे नहीं मैं इसको एक्सपेंसेस नहीं मानता हूं। अगर आप एक्सपेंसेस नहीं मानते हैं तो माइनस नहीं मानते हैं तो क्या कर रहेंगे? ऐड कर देंगे। माइनस को इग्नोर करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐड एक्सपेंसेस डिसअलाउड। लेस। इनकम टैक्स में बहुत कुछ एक्सपेंसेस है जो अकाउंट्स में अलाउ नहीं होता है लेकिन यहां पर अलाउ होता है। मैं सिर्फ एक नाम आपको बोलता हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर अकाउंटिंग में साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर करते हो, मतलब साइंस के रिसर्च के लिए खर्चा अगर करते हो, तो जितना खर्चा करोगे अकाउंट्स में उतना ही डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहां पर किसी किसी सिचुएशन में एक्सपेंसेस किया, एक्सपेंडिचर किया था 10,000, डिडक्शन मिलेगा 15,000। क्या हुआ? केस समझ में नहीं आया।
एक्सपेंडिचर करते हो 10,000, अकाउंट्स में 10,000 ही डेबिट हुआ होगा, माइनस हुआ होगा। इनकम टैक्स बोल रहा है मैं आपको डिडक्शन 10,000 नहीं दूंगा, मैं आपको ज्यादा दूंगा। इंग्लिश में इसका नाम होता है वेटेड डिडक्शन। तो यहां पर वेटेड डिडक्शन के लिए जो माइनस किया है उससे भी और ज्यादा माइनस करेंगे, लेस अलाउएबल एक्सपेंसेस। ओके, आपका अकाउंटिंग पीएल में बाई साइड में डिस्काउंट रिसीव आ जाता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड आ जाता है, लॉटरी इनकम अगर पैसा मिलता है वो आ जाता है, एनीथिंग कम। लेकिन आप लोग जानते हैं लॉटरी इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ये कौन सा हेड में टैक्सेबल होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। एम आई करेक्ट? लॉटरी इनकम, इनकम फ्रॉम लॉटरी इनकम, कैपिटल गेन, ये सब कहां पर? ये सब स्पेशल हेड है। लॉटरी इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट है, कौन सा हेड में टैक्सेबल होता है? ये सर सेपरेटली टैक्सेबल होने के लिए एक सेपरेट हेड है जिसका नाम है IFOS। अगर उसके लिए सेपरेट हेड ही है तो आप क्यों PGBP हेड में टैक्सेबल करके दिखाएंगे? यस, लेकिन अकाउंट्स में तो रखते हैं। यस, अकाउंट्स में रखते हैं बिकॉज इनकम है इसलिए, एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट। लेकिन यहाँ पर तो बोल रहा है नहीं सर, ये एक्सपेंसेस तो इनकम जो है तो PGBP हेड में नहीं होगा, ये कौन सा हेड में जाएगा? IFOS, उसके लिए बैठा है ना IFOS। मान लीजिए अब रेंटल इनकम आपको मिला है, तो बिजनेस से अगर रेंटल इनकम, कोई रेंट है, हाउस प्रॉपर्टी से अगर रेंट मिलता है तो आपने पीएल में प्रोबेबली डाल दिया होगा, तो वो इनकम तो आपका बिजनेस हेड में नहीं जाएगा, उसके लिए तो अलग सा हेड है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देन व्हाई यू आर पुटिंग दैट इनकम अंडर PGBP? यस, ये जो क्लासिफिकेशन है वो अकाउंट्स में नहीं है, इनकम टैक्स में है। अकाउंट्स में जितना इनकम, रेवेन्यू इनकम सभी क्रेडिट हो जाता है, लेकिन PGBP में जितना ऑल रेवेन्यू इनकम ऑल हेड में क्रेडिट नहीं होता है, उसका सेपरेट सेपरेट हेड होता है। नॉट इवन कुछ इनकम क्रेडिट होता ही नहीं है, मतलब टैक्सेबल ही नहीं होता है। डिविडेंड इनकम, अकाउंटिंग में तो डिविडेंड इनकम आप दिखाई देते हैं बाई साइड में लिख के, बाय डिविडेंड रिसीव लिखते हैं ना, लेकिन आप तो जानते हैं डिविडेंड इज एग्जेम्प्टेड इनकम अप टू 10 लाख। तो क्या करेंगे? अगर डिविडेंड इज एग्जेम्प्टेड वन तो PGBP हेड में भी नहीं जाएगा, तो लेस क्या करेंगे? लेकिन मैं ऑलरेडी ये इनकम पीएल में इंक्लूड कर चुका हूं। हाँ सर, अगर मैं पीएल में ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका हूं, मतलब पीएल में ऐड कर चुका हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लेस इनकम क्रेडिटेड टू पीएल, पीएल में ऑलरेडी क्रेडिटेड हो चुका है, क्रेडिटेड टू पीएल but not to be assessed under this head। मतलब बहुत सारा इनकम जो पीएल में मैंने क्रेडिट कर चुका हूं, जो आइदर एग्जेम्प्टेड है और टैक्सेबल है, तब भी वो PGBP हेड में नहीं है, उसके लिए प्रोबेबली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, उसके लिए प्रोबेबली कैपिटल गेन हेड है, उसके लिए प्रोबेबली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। तो वो अगर PGBP हेड में आ भी चुका है, उससे प्लस हो भी चुका है, तो माइनस करना पड़ेगा, लेस। एड नोशनल लॉस लेस notional gain। PGBP। सर इसका मतलब क्या है? नोशनल लॉस और नोशनल गेन। डिटेल नहीं का बात करूंगा, सिर्फ थोड़ा एग्जांपल देके छोड़ दूंगा। मान लीजिए आप प्रोप्राइटर है, आप गुड्स को लेके चले गए, मतलब आपका गुड्स का वैल्यू था 10,000, आप उसको 12,000 रुपए में बिजनेस से विड्रॉ किए, तो ये आपके साथ प्रॉफिट बनाए। अकाउंटिंग वाइज हो सकता है अगर आप सेल्स में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है एसएससी के साथ ट्रांजैक्शन करके कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अकाउंटिंग में आप और आपका बिजनेस
दो सेपरेट एंटिटी माना जाता है, लेकिन इनकम टैक्स में आप और आपका बिजनेस सेपरेट एंटिटी नहीं माना जाता है। तो नेचुरल सी बात है, जाहिर सी बात है, आप आपके साथ ट्रांजैक्शन करके अगर कोई प्रॉफिट आप करते हैं तो कभी भी वो बिजनेस इनकम करते हैं तो उसको बिजनेस इनकम माना जाएगा। ओके, तो बिजनेस इनकम नहीं माना जाएगा। मतलब मेरे साथ मैंने ट्रांजैक्शन किया, एसएससी गुड्स विड्रॉ करके लेके गया, बिजनेस और एसएससी, तो अकाउंटिंग वाइज तो ट्रांजैक्शन हुआ है, वाउचर हुआ है तो रिकॉर्ड करेगा। लेकिन इनकम टैक्स बोल रहा है नहीं, ये नोशनल प्रॉफिट है, मतलब रियल हो ही नहीं सकता, तो इसके ऊपर आप टैक्स भी नहीं देंगे। तो ये इनकम अगर ऑलरेडी है, इंक्लूड है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, लेस नोशनल गेन और प्रॉफिट। सिमिलरली उल्टा भी तो हो सकता है, 10,000 का गुड्स मैंने 3,000 में लेके चला गया, अकाउंटिंग वाइज तो ठीक ही है, मैंने नोशनल लॉस दिखा दिया, वाउचर भी है, लेकिन इनकम टैक्स बोल रहा है मैं जैसे नोशनल प्रॉफिट भी कंसीडर नहीं करता हूं तो नोशनल गेन भी नहीं कंसीडर करूंगा। ओके, तो ऐसा सिचुएशन में नोशनल लॉस भी अगर आता है तो उसको भी कैंसिल करना पड़ेगा, ऐड नोशनल लॉस बोल के मैं उसको कैंसिल आउट करूंगा। तो मैंने कैंसिल कर भी दिया है, ऐड नोशनल लॉस। ठीक है, नोशनल लॉस और नोशनल गेन और एक तरीके से भी आ सकता है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन। कैसे? आप जानते हैं अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करने का एक ही तरीका होता है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। इनकम टैक्स बोल रहा है इतना कंजर्वेटिज्म, मुझे कोई कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ही मुझे जानना नहीं है, मैं कोई अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन को अलाउ नहीं करूंगा, मैं वैल्यूएशन करूंगा एट कॉस्ट। मुझे नहीं जानना है कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज हायर ना लोअर, मैं सिर्फ जानता हूं कॉस्ट। अगर कोई बंदा कॉस्ट से कम में क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएशन करता है, मतलब वो आइदर क्लोजिंग स्टॉक है तो नोशनल प्रॉफिट कर रहा है और नोशनल लॉस कर रहा है, उसको भी इग्नोर करना पड़ेगा। सिमिलरली स्टॉक को अगर ओवर वैल्यू कर रहा है तो आइदर ओपनिंग ओवर वैल्यू कर रहा है तो नोशनल प्रॉफिट और नोशनल लॉस, मतलब ये संबंधित जो लॉस है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब ये एक्चुअल ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानता है, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। दैट्स व्हाई लॉस है तो ऐड करेंगे, प्रॉफिट है तो लेस करेंगे। ये कब एप्लीकेबल होगा, हम लोग इनडायरेक्ट अप्रोच अगर फॉलो करते हैं। मैं जानता हूं वीडियो अगर प्रार्थना तन्नू देख रही है और बहुत मेरा बंदे लोग भी देख रहा है, तो उसके दिमाग में आ रहा है भाई ये सब झमेला में नहीं जाऊंगा, स्ट्रेट में मैं यहाँ पर डालूंगा डायरेक्ट अप्रोच में। बेटा अगर एडजस्टमेंट 7-8 आइटम है तो ये अप्रोच ठीक है, अगर आइटम 700-800 है, हाउ कुड यू मैनेज? बहुत सारा ट्रांजैक्शन है, 700-800 ज्यादा हो गया, 17-18 भी होता है, तो कैसे मैनेज करेंगे? तो बेटर है बिजनेस के लिए जहां पर अकाउंटिंग प्रॉफिट है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इनडायरेक्ट अप्रोच से ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रोफेशनल इनकम है, अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या अप्रोच फॉलो करेंगे? डायरेक्ट अप्रोच। क्या बोला? जहां पर रिसीट पेमेंट दिया रहेगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करके नहीं दिया गया, डायरेक्ट अप्रोच। जहां पर प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे दिया है, नेट प्रॉफिट बोल दिया है, इनकम एक्सपेंडिचर दे दिया है, पीएल दे दिया है, आपको एक ही अप्रोच सिलेबस में कवर करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट अप्रोच। तो हम लोग डायरेक्ट अप्रोच भी सीखेंगे, इनडायरेक्ट अप्रोच से भी प्रॉफिट कराना सीखेंगे। तो सर यहां पर एक एग्जांपल आप देखिएगा, मेरा एग्जांपल है, उस एग्जांपल को मैं सिर्फ कैरी ऑन कर रहा हूं। वहां पर एक पीएल दे दिया है यस्मिन का, जो एक ट्रेडर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट जो जैसे पीएल होता है 2 लाख, सेल्स भी 6 लाख दे दिया है, एक्सपेंसेस 1 लाख, नेट प्रॉफिट 1,10,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 2 लाख और लॉटरी इनकम है 10,000। हो ही सकता है बिजनेस का इनकम है, बिजनेस ने लॉटरी जीता होगा तो 10,000, तो टोटल मिला के 2,10,000, 2,10,000, नेट प्रॉफिट 1,10,000। नीचे बोल रहा है आउट ऑफ 1 लाख एक्सपेंसेस डिसअलाउड है कितना, इनकम टैक्स एक्ट में कितना, 40,000। मतलब आपने तो ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख से 1 लाख माइनस करके नेट प्रॉफिट 1,10,000
निकाल चुके हैं, लेकिन इनकम टैक्स बोल रहे हैं तो रुको रुको रुको, 1 लाख में आपको अलाउ करूंगा, किसने बोला है? किसने बोला है 1 लाख को माइनस करने के लिए? आपने तो माइनस कर चुके हैं। तो इनडायरेक्ट अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, जो 40,000 डिसअलाउ था उसको ऐड बैक कर देंगे। तो चलते हैं इसका कैसे होगा। इलस्ट्रेशन 1 था, ये इलस्ट्रेशन 2। नेट प्रॉफिट तरीका देखिए, एज पर पीएल 1,10,000। यहां पर गलती से मैंने एक्सपेंसेस ज्यादा माइनस कर लिया, इनकम टैक्स बोल रहा है मैं अलाउ नहीं करूंगा। एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस 40,000 लेस अलाउड एक्सपेंसेस। सर यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं बोला है, मान के चलता हूं बाकी सब कुछ अलाउड है, तो नील कुछ नहीं बोला है। लेस, चलिए कितना होता है 1,50,000 लेस इनकम credited to PL but not assessed under this head। कितना? but not assessed under this head। कौन सा इनकम? लॉटरी इनकम, वो तो इस हेड में नहीं होगा, उसके लिए तो IFOS बैठा है, तो PGBP हेड में तो नहीं होगा, और आप तो PGBP का इनकम कंप्यूट कर रहे हैं। तो कितना आएगा 1,40,000। क्या लिखेंगे बेटा? PGBP। डन। तो मैं बेसिस ऑफ चार्ट सिखाया, मैंने कंप्यूटेशन का तरीका सिर्फ एक इलस्ट्रेशन का से मैंने दिखाया। इसके ऊपर तो प्रॉब्लम करेंगे, डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच। तो मैटर आई थिंक आपके लिए कवर हो चुका है। अब मैं आपके लिए जाऊंगा अलाउएबल एक्सपेंसेस, सिर्फ हेडिंग देके ही छोड़ूंगा, देखते हैं क्या होता है। कॉपी कीजिए। सीए फाइनल में ये सब्जेक्ट जब मैंने पढ़ा था उस टाइम बहुत सारे प्रोविजन आपको करना पड़ा था, हमको करना पड़ा था। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? यूनिवर्सिटी आपको बहुत प्यार करता है, यूनिवर्सिटी बोला है बाबू 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 आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको अलाउएबल एक्सपेंसेस का लिस्ट आपको बता दूंगा। मतलब कितना एक्सपेंसेस अलाउएबल है, मतलब टोटल एक्सपेंसेस में अगर 1 लाख में, यहां पर जो एग्जांपल दिया था 1 लाख में 40,000 डिसअलाउड है, मैं तो इनडायरेक्टली बोल सकता था 1 लाख में अलाउड है 60,000। तो मुझे अगर अलाउएबल पता चल गया तो मेरा बाकी क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। तो अलाउएबल कौन कौन एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट अलाउ करता है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। जैसा ये एक्सपेंसेस को हम लोगों को अलाउ करता है। तो ये अगर अलाउ डेबिट किया है तो ठीक है, उससे ज्यादा डेबिट किया है तो ये डिसअलाउड, और एक्सपेंसेस डिसअलाउड है तो हम लोग ऐड कर देंगे। तो अलाउएबल एक्सपेंसेस में ए जनरल एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 37 बुक में ये लास्ट में कराता है। मैं आप लोगों को इससे स्टार्ट करूंगा। बी स्पेसिफिक अलाउएबल एक्सपेंसेस, बहुत सारा लिस्ट होता है।
यहां पर बहुत ज्यादा आपको करना नहीं पड़ेगा, जो जो वो लोगों ने बोला है वही करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन करेंगे हम लोग। सर तो सेमेस्टर 1 में किया था ना, वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन था। यहां पर आप दूसरा तरीका सीखेंगे, दैट इज अकाउंटिंग नहीं। यहां पर इनकम टैक्स रूल में कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो दिखाएंगे हम लोग। इन्वेस्टमेंट अलाउंस, under section 32 AD, under section 32 expenditure for scientific research is research under section 35. Amortization of preliminary expenses 35D. Bonus, bad debt, interest on loan, employers contribution टू PF, मतलब एम्प्लॉयर तो एम्प्लॉय लोगों का प्रोविडेंट फंड में पैसा डालता है, तो अगर डालता है तो उसके लिए क्या अलाउबल प्रोविजन है वो देखेंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, मतलब ये सब स्पेसिफिक नेचर का है तो इसके लिए दिया है 37(2)B। सेक्शन याद रखना पड़ेगा, नेवर, एकदम नहीं, समझाने के लिए मैंने सिर्फ दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कवर करेंगे, अलाउबल एक्सपेंसेस का। फर्स्ट क्लास के लिए इतना ही काफी। हम लोग क्या करेंगे, दो काम अच्छी तरह से सुनिए। पहले आप नोट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद वीडियो देखेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। एनी क्वेरी आप फोन कर सकते हैं एनी टाइम। मैंने टाइम लिख दिया है, लेकिन तब भी याद रखिएगा अटेंडेंस का इशू इंपॉर्टेंट है। आप लोग अटेंडेंस, पूरा दिन का अटेंडेंस, फोर्थ सेमेस्टर लोग जो जो काउंसिलर व कोऑर्डिनेटर का नाम हम लोगों ने लिख के दिया है, वो लोगों को जस्ट व्हाट्सएप कर देना, प्रेजेंट रोल नंबर 15, प्रेजेंट रोल नंबर 16, प्रेजेंट रोल नंबर 102, सीन रोल नंबर 108, ये लिख के जो जो काउंसिलर है वो लोगों के पास 24 आवर के भीतर, मतलब जब क्लास लोड हो रहा है तब से 24 आवर दिया जाएगा। मतलब नेक्स्ट डे के बाद आज जो क्लास अपलोड हुआ है उसका नेक्स्ट डे 11 बजे तक आपको टाइम मिलेगा अटेंडेंस देने के लिए। उसके बाद ही क्या होगा, उस डेट का अटेंडेंस बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर अटेंडेंस देते हो होगा, नेक्स्ट डे का काउंट माना जाएगा, उस डेट का काउंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो 24 आवर्स में आपको दूंगा फॉर द अटेंडेंस इशू। उसके लिए कोई सवाल जवाब नहीं है। जैसे मैं जिससे कांटेक्ट करना है, मैं काउंसिलर लोगों का नाम दिया है, वो लोग डायरेक्ट बात करेगा। एनी इशू लोगों के साथ बात कीजिए, उसके से सॉल्व नहीं होता है तब मेरे पास आइए। ओके, चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फर्स्ट क्लास। एनी डाउट अच्छी तरह से पढ़ लीजिए।